सभी को नमस्कार। और आज हम लोग अम्बा दीदी की एक विशेष प्रस्तुति, जो कि लगभग है ना 9:30 से 9:50 के आसपास, 20 मिनट के आसपास कंप्लीट होगी। जब तक और लोग आते हैं तब तक मैं सिर्फ एंकरिंग कर रहा हूँ। राकेश भाई ने अम्बा दीदी से स्पेशल रिक्वेस्ट की और उन्होंने उस रिक्वेस्ट को माना। हम लोग इसको लाइव करना चाह रहे थे, बट अमरकंटक में वाईफाई की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होने के कारण ये वीडियो प्रस्तुति तो नहीं हो पाएगी, और इसको हम लोग है ना इसको ऑडियो, लेकिन मैं कुछ क्लिप्स बैकग्राउंड में चलाता रहूँगा। तब तक 1-2 मिनट जब तक और लोग ज्वाइन होते हैं, तो मैं ये सोच रहा था, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आजकल आ भी रहे हैं, है ना, कि कोरोना के इस लॉकडाउन के समय में क्या क्या लोगों को एडवांटेजेस हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि बहुत सारा डायलॉग घर में माता पिता का बच्चों के साथ बढ़ गया है ना। और बहुत सारे काम जो हैं, जो पहले है ना घर एक होटल की तरह था, बच्चों के लिए खाना खाना है ना, सोना है, अब उसकी जगह बहुत सारे काम सुबह से, है ना, बर्तन अपने साफ कर लिए नहीं कर लिए, कपड़े सूखने डाल दिए नहीं डाल दिए, कपड़े उठा लिए, उनकी घड़ी बना दी, बर्तन जमा दिए, झाड़ू पोंछा, है ना, आटा लगाना। तो बहुत सारे बर्तन घर में, किचन में कहाँ पर कौन सा बर्तन रखा जाता है, तो बहुत सारा डायलॉग बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि परस्परता में जो विश्वास अर्जन के लिए सहकारी होना, सहयोगी होना, सहभागी होना, तो ये प्रवृत्ति भी अब दिखाई दे रही है। तो पहले तो बच्चों को सिर्फ है ना काम करने के लिए ही प्रेरणा थी, या अध्ययन के लिए ही प्रेरणा थी। अब वो बोलते हैं मम्मी मुझे पढ़ना है, तो मम्मी भी बोलती है नहीं बेटा थोड़ा सा काम भी कर लो, ऐसा भी पढ़ाई हो जाएगी। बढ़िया, कुछ 1-2 सूचनाएं मैं जब तक शेयर कर दूं। एक तो ये है कि कल का सत्र, जो सुबह का सत्र है, और कल और परसों, मतलब 2-2 सत्र जो हैं, 4 सत्र है ना, जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, बस 2-3 मिनट में अम्बा दीदी की प्रस्तुति शुरू होगी, तब तक आप लोग ज्वाइन कर लें। इसके लिए मैं सिर्फ एंकरिंग कर रहा हूं, तो उस समय मैं कुछ सूचनाएं दे देता हूं। तो जो कल का सत्र है वो कनाडा से हमारे मित्र और अध्ययनार्थी, है ना, हम सब लोग काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते ही हैं, आप सब भी जानते होंगे बहुत सारे लोग इसमें से। तो हमारे मित्र महेंद्र भाई, है ना, ज्वाइन करेंगे कनाडा से, और वो चैप्टर 14 को लेंगे, जो नॉर्मल समय है उसी समय 9:30 से 10:30 कल। चैप्टर 14 जो कि मानव सहज व्यवहार के नियम जो है, मानव, है ना, तो चैप्टर 14 महेंद्र भाई लेंगे। कल शाम का सत्र, चूंकि कनाडा में टाइमिंग का अंतर है, तो शाम का सत्र जो 3:30 बजे होता है, और वहाँ पर उस समय कनाडा में सुबह के 4 बज रहे होंगे, इसलिए उस समय को हमने बदला है, और वो समय शाम के 6 बजे होगा, है ना, इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 से 7। तो पहला सत्र नॉर्मल टाइम पे होगा 9:30 से 10:30, और दूसरा सत्र होगा शाम को 6 से 7 बजे तक। बढ़िया, तो अब मैं अम्बा दीदी का प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। ये जो नई टाइमिंग है ये 2 दिन चलेगी, कल और परसों। और इस सत्र के बाद अभी का जो सत्र है, अम्बा दीदी की प्रस्तुति जो 15-20 मिनट होगी, उसके बाद आपको एक बार पुनः, है ना, क्योंकि इस सत्र को कंटिन्यू करेंगे हमारे
श्रवण भाई जी, है ना, और इसको वो एज इट इज चलाएंगे आगे। तो इस सत्र के तुरंत बाद जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा, है ना, अम्बा दीदी के प्रस्तुति के बाद, है ना, मैं एक आध मिनट और उसको समअप कर दूंगा या कुछ, जिससे कि आप लोग, और फिर इसको लॉग आउट करूंगा और आप उसके बाद फिर से एक बार रीज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि आप श्रवण भाई का सत्र को सुन पाएं। तो अभी लगभग जो लोग नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं वो सब आ चुके हैं। तो मैं अम्बा दीदी के सत्र को, जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनका एक रिकॉर्डेड वर्जन मैं आपको बताता हूँ। सभी को नमस्कार। राकेश भैया से मेरी इन दिनों 2-3 बार बात हुई। भैया मुझे बोले कि आप अपने माँ पिताजी के साथ जिए हुए संस्मरण को सुनाइए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सबको कुछ सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे पिताजी सामान्य पिता लोगों से बिल्कुल भिन्न रहे। 20-25 परिवारों का एक छोटा गांव रहा अमरकंटक। हम उम्र के सभी बच्चे हमारे यहाँ ही रहते। पिताजी के साथ व हमारे साथ ही सारे बच्चे खेलते थे। शाम होने पर वे घर वापस जाते थे। असुरक्षा का भय उस समय अमरकंटक में बिल्कुल भी नहीं था। जब हम थोड़ी बड़े हुए, सन 63-64 की बात है, माँ पिताजी हम तीनों भाई बहन को लेकर अक्सर जंगल लेकर जाते थे। हमें वहीं जंगली फल खिलाते, फिर भ्रमण करते हुए हम वापस घर आते थे। आने के बाद फिर भोजन की आवश्यकता हमें नहीं होती थी। यह सिलसिला सालों साल चलता रहा। हम पांचों खूब खुश रहते थे। उस समय आवश्यकता बिल्कुल सीमित थी, साधन भी सीमित रहे। इसी में अमरकंटक का हर व्यक्ति आराम से रहता था। हम छोटे थे तो 12 महीने आग जलाकर ही रहना पड़ता था। मेरी माँ भी काफ़ी कर्मठ व श्रमशील थी। पिताजी जब दिन में साधना करते थे तो माँ हमें काम में अपने साथ लगा कर रखती थी। वो अपने साथ लकड़ी लेने जंगल लेकर जाती थी। उनके साथ हम भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार लकड़ी लाते थे। मज़ा आता था। पिताजी की साधना जब रात्रि को करते थे तो दिन में सारा समय हमारे साथ ही रहते थे। हमें तैरना सिखाते थे, साइकिल सिखाए। सिलाई तो मैंने पिताजी से ही सीखी है। पिताजी को मैं लकड़ी काटते देखी, खेत में हल चलाते देखी। अमरकंटक में छोटी सी ज़मीन उस समय पिताजी को फॉरेस्ट वाले दिए थे। ज़मीन को कृषि योग्य बनाने में काफ़ी मेहनत करते देखी हूँ। हमें भी खेत लेकर जाते थे। खेत के आसपास के लोग आदिवासी थे। वे पिताजी को अटूट श्रम करते देखते थे तो स्वाभाविक रूप में आकर सहयोग करते थे। हमें बहुत अच्छा लगता था। हम भी कुछ कुछ करने का प्रयास करते थे। यहीं से श्रम करना मैं सीखी। पिताजी के साधना काल में हम छोटे ही थे। मुझे यह तो लगता था कि जो कोई नहीं करता वह पिताजी कर रहे हैं। पिताजी व माँ की आज्ञा का पालन हम करते थे। उनकी अनुमति के बिना मैं कोई काम नहीं करती थी। अमरकंटक एक शुरू से ही तप व साधना स्थली रही। यहाँ पहले संत व तपस्वी लोग ही आते थे। यहाँ सभी इन लोगों का काफ़ी सम्मान करते थे। पिताजी से भी मिलने संत लोग आते थे। माँ व पिताजी उनका सम्मान करते थे। घर में जैसी भी भोजन की व्यवस्था होती थी उसे ही बनाकर माताजी उन्हें खिलाती थी। आगंतुकों को हमेशा खिलाकर ही भेजती थी। अमरकंटक में उन दिनों बरसात भी काफ़ी होती थी, ठंड भी पड़ती थी। बारिश के दिनों में पिताजी हमें कंधे में बैठाकर तैरते हुए एक छोटी सी नदी को पार करते थे। फिर हम स्कूल जाते थे। उन सभी क्षणों को स्मरण कर आज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सन 68 से 70 के बीच समाधि व संयम पूरा हो गया। फलस्वरूप अस्तित्व जैसा है वैसा ही उन्होंने देखा। उन्हें जो अनुभव हुआ उसे लिपिबद्ध करने का निश्चय किए। लिखने की शुरुआत स्वयं किए। उसके बाद मुझसे भी लिखाते थे। यहाँ फॉरेस्ट में श्री NK श्रीवास्तव जी थे। वे भी लिखने का काम करते थे। यहाँ पास में एक करंजिया नाम की जगह है, वहाँ नरेंद्र श्रीवास्तव जी रहते थे। वे भी 68 के आसपास वहाँ से पैदल अमरकंटक आए और माताजी से मिलकर काफ़ी प्रभावित हुए। फिर पिताजी से मिले। वे पिताजी को गुरु स्वीकार किए। हम तीनों भाई बहन को छोटे से बड़ा करने में उनका काफ़ी योगदान रहा।
सन 75 से भिलाई जाना शुरू किए क्योंकि हम वहाँ पढ़ते थे। भिलाई में अवस्थी जी, सोनी जी, बीपी शर्मा जी, सहानी जी व रस्तोगी जी संपर्क में आए। इन्हें पिताजी की बात अच्छी तो लगती थी। सर्वाधिक चर्चा विज्ञान विधि को लेकर होती थी। पूरे दर्शन को लेकर रस्तोगी जी व सहानी जी काफ़ी आश्चर्यचकित होते थे। दर्शन को लिखने में शर्मा जी, सोनी जी, SN सिंह व अशोक शर्मा जी का काफ़ी योगदान रहा। सन 80 के बाद NS पुराणिक जी पिताजी से मनेंद्रगढ़ में NK श्रीवास्तव जी के यहाँ मिले। मुझे ऐसा लगता है ये सभी सज्जन पूज्य पिताजी से आस्था विधि से ही जुड़े थे। पिताजी जो बोलते थे उसे ध्यान से सुनते थे। सन 90 में गायत्री शक्तिपीठ नंदिनी में राजन महाराज जी से पिताजी मिले। वहाँ शिविर भी किए। नंदिनी शिविर में ही 91 में साधन भैया पिताजी से मिले। प्रारंभिक जो चर्चा हुई उससे साधन भैया काफ़ी प्रभावित व आश्वस्त भी हुए। सन 87-88 में पिताजी दिल्ली गए। वहाँ दिल्ली IIT के प्रबुद्ध लोगों से मिले। वहीं रणसिंह भैया से भी मिले। सन 92 में 3 माह के लिए रणसिंह भैया पिताजी के पास अमरकंटक आए। पिताजी के सानिध्य में काफ़ी चिंतन मनन किए। फलन में बिजनौर के गोविंदपुर में दर्शन के अनुसार अपना कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास धीरे धीरे किए। कुछ दिनों तक जीवन विद्या को लोक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किए। पिताजी 80 के बाद दिल्ली, बिजनौर, मसूरी, कानपुर, बांदा व नौगांव की यात्रा करते थे। मैं देखती थी कि हर जगह पिताजी बस से भी जा रहे हैं, ट्रेन से भी जा रहे हैं। माताजी का स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण मुझे घर पर ही रहना पड़ता था। 93 बाद पिताजी के साथ हर जगह साधन भैया ही जाते थे। 95 के बाद गणेश भैया कानपुर, प्रेम भैया बांदा, अवधेश भाई साहब नागौद सभी पूज्य पिताजी से मिले। सभी अपने अपने ढंग से मध्यस्थ दर्शन को समझने व समझाने में लगे हैं। सन 2000 के बाद थोड़ी गति बढ़ी। विद्वत व जिज्ञासु लोगों का अमरकंटक आना बढ़ा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। राकेश भैया व श्रीराम की काफ़ी चर्चा पिताजी के साथ हुई, जो संवाद के रूप में हमारे सामने हैं। पिताजी राजन महाराज जी को मुखिया कहते थे। दोनों की काफ़ी चर्चा समय समय पर होती थी। राजन भैया ही अभ्युदय संस्थान की ज़मीन का चयन किए। इस संस्थान को स्थापित करने में धीरेन्द्र भैया, अंजनी भैया, BR भैया व सोम भैया का तन मन धन लगा हुआ है। अभ्युदय संस्थान स्थापित होने के बाद समय समय पर पिताजी मार्गदर्शित करते रहे। शिविर होते ही रहते हैं। प्रतिवर्ष 6 माह का शिविर होता है, जिसमें पूरे वाङ्मय का अध्ययन कराया जाता है। इसे सार्थक बनाने में सुवर्णा दीदी, योगेश भैया, बाल मुकुंद व विधि की अहम भूमिका है। सन 11 में रायपुर में पिताजी के मार्गदर्शन में अभिभावक विद्यालय की स्थापना हुई, जो क्रमशः फलीभूत हो रहा है। यह विद्यालय अनीता दीदी के संरक्षण में चल रहा है। माँ पिताजी हमारी मातृभाषा कन्नड़ में हमसे कभी बात नहीं किए। यहाँ के स्थानीय लोगों से हिंदी में ही बात करते थे। हमसे भी हिंदी में ही बात किए। संस्कृत या अंग्रेजी भी पिताजी हमें नहीं सिखाए। स्कूल में ही हम आंशिक संस्कृत व अंग्रेजी का अध्ययन किए। यहाँ मंदिर में जो आरती होती थी उसे ही हम लोग कभी कभी पिताजी से सुने। पिताजी हमें बताते थे कि इस छोटे से गांव में भी नाच गाने बजाने का कार्यक्रम होता था। उन्हें लोग बुलाते भी थे, पर वे इस तरह के कार्यक्रम में, नाचने वाले कार्यक्रम में कभी नहीं गए, ना ही हम कभी गए। मुझे भी इस तरह के कार्यक्रम पसंद नहीं है, ना मैं जाती हूँ। मैं पिताजी से आयुर्वेद सीखी। दवाई बनाने का काम अपने साथ मुझसे कराते थे। उन्हीं के सानिध्य में उपचार करना सीखी। अब मुझे ऐसा लगता है पूज्य पिताजी हमें मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में जो दे गए हैं, उसे हम स्वेच्छापूर्वक समझकर मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ जीने का प्रयास करें। पिताजी को मैं दिव्य मानव के रूप में स्वीकारती हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन में 63 वर्ष की आयु पूरी हो गई है। आगे भी उनका मार्गदर्शन मुझे मिलेगा, ऐसा विश्वास है।
विश्वेन भैया, आपका प्रश्न है, बाबा का घर में अपने परिवारजनों के साथ सामान्यतः बातचीत का विषय क्या रहता था? क्या परिवार वालों से अपने अनुभव व दर्शन के बारे में बातचीत करते थे? हर दिन घर पर गोष्ठी या चर्चा का आयोजन परिवार वालों के साथ करना, ऐसा कोई पारिवारिक कार्यक्रम उनका रहा करता था या नहीं? भैया, आप बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे। घर पर हाँ भैया, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो माइक चालू करना मैं भूल गया था। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी जो आप सुनेंगे, अम्बा दीदी से कुछ लोगों ने जो सवाल पूछे, है ना, उसका रिकॉर्डेड वर्जन, जैसा कि मैंने बताया कि अमरकंटक से, है ना, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि बैंडविड्थ नहीं है। तो मैं एक बार फिर से उसको लगाता हूँ, और आप लोगों के जो आगे सवाल होंगे, है ना, वो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, मैं और आरजी भाई और भी लोग, कि अम्बा दीदी उनके आंसर्स दें, और किसी और समय फिर हम उसको आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाइव या रिकॉर्डेड सुनाने का काम कर पाएंगे। तो फिर से मैं लगाता हूँ अम्बा दीदी के Q&A। विश्वेन भैया, आपका प्रश्न है, बाबा का घर में अपने परिवारजनों के साथ सामान्यतः बातचीत का विषय क्या रहता था? क्या परिवार वालों से अपने अनुभव व दर्शन के बारे में बातचीत करते थे? हर दिन घर पर गोष्ठी या चर्चा का आयोजन परिवार वालों के साथ करना, ऐसा कोई पारिवारिक कार्यक्रम उनका रहा करता था या नहीं? भैया, आप बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे। घर पर पिताजी अकेले परिवार वालों से ही चर्चा करें, ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जब से मुझे याद है तब से 4-6 लोग घर पर ही रहते थे। ये सभी जिज्ञासु ही होते थे। पूरे समय तो नहीं, पर समय समय पर हम भी उनके साथ बैठते थे। वह पिताजी के अनुभवों को सुनते थे। दर्शन के लेखन का काम मुझसे भी कराते थे। किसी दिन ज़्यादा लोग आ गए तो माँ के साथ सहयोग करती थी, तो नहीं बैठ पाती थी। हम घर का सारा काम स्वयं ही करते थे। रामकृष्ण भैया का प्रश्न है, क्या बाबा जी कभी कभी घर के सदस्य के भविष्य के प्रति आखिरी समय में चिंतित होते थे? यदि होते थे तो उनका व्यवहार क्या होता था? क्या मानव के व्यवहार के लिए आखिरी समय चिंतित रहते थे? भैया, पिताजी आखिरी समय या उसके पहले भी हमारे लिए कभी चिंतित नहीं होते थे। पिताजी हमें श्रमशील बनाए। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम काफ़ी श्रम कर लेते हैं। पिताजी सारे वांग्मय को हम मानव को दिए हैं, तो मानव के लिए चिंतित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अमित भैया जी पूछ रहे हैं, आप बाबा जी के दर्शन को की स्वीकृति पूर्व व पश्चात कैसे देख पाती हैं? आपकी दर्शन स्वीकृति की यात्रा कौन कौन से तर्क और कल्पनाओं के घाटों से गुजरी? जब पिताजी का समाधि व संयम पूरा हुआ तब हम बहुत छोटे ही थे। जब लिखने का काम शुरू हुआ, पिताजी लिखाते भी थे, सभी प्रकार की चर्चा भी करते थे। तो यह तो भासता था कि मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक तरह से हम पिताजी के संरक्षण व दर्शन को सुनते हुए ही पले बढ़े। इस दर्शन के अनुरूप ही जीने का प्रयास कर रही हूँ। श्रम व सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा प्रश्न था आपका, भावी पीढ़ी की शरीर स्वस्थता के लिए आयुर्वेद ज्ञान की परंपरा बनी रहे, इसके लिए कोई योजना बनाना जरूरी। हर मनुष्य को अपनी शरीर स्वस्थता के लिए संयम पूर्वक रहना होगा, आहार विहार को निश्चित करना होगा,
आयुर्वेद परंपरा बनी रहे, यह मेरा भी संकल्प है। तो यह अम्बा दीदी से जो पूछे गए Q&A थे, उसके बारे में उन्होंने उत्तर किया उसको, और आगे जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं या टेलीग्राम पर पूछेंगे तो उसको भी, है ना, उसको भी हम लोग, हाँ, जो फिर से वो इशू था आवाज़ का, तो ये तो क्वेश्चन आंसर थे अम्बा दीदी के। आगे आप लोग जो अब सवाल पूछेंगे, है ना, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अम्बा दीदी से कि वो उसके उनके उत्तरों को आगे किसी सत्र में, है ना, दें, या तो उसको हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे या फिर इसी तरह से रिकॉर्डेड वर्जन को बताएंगे। आगे मैं आपको ये बता दूं कि ये सत्र मैं अब डिस्कनेक्ट करूंगा और श्रवण भैया का सत्र आपको एक बार फिर से शायद उसी लिंक पर जाकर के कनेक्ट करना होगा, तो श्रवण भैया का सत्र चालू रहेगा। और जो लोग लास्ट में अभी आए हैं उनके लिए सूचना यह है कि कल का सत्र सुबह 9:30 से 10, 10:30 बजे जो नॉर्मल टाइम पे चलता है, महेंद्र भाई कनाडा से लेंगे। और शाम का सत्र चूंकि कनाडा में 3:30 बजे लगभग सुबह के 4 बज रहे होंगे, जो बहुत अनुकूल नहीं है महेंद्र भाई के लिए, तो उस सत्र का टाइमिंग हमने शाम को 6 से 7 रखा है। तो कल का टाइमिंग सुबह 9:30 से 10, 10:30 बजे और शाम को 6 से 7। ये कल और परसों 2 दिन ऐसा टाइमिंग चलेगा। उसके बाद अगली सूचना हम आपको देंगे। भैया मानव सहज व्यवहार के नियम, है ना, के बारे में चैप्टर 14 का अध्ययन कराएंगे। तो अभी इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं अम्बा दीदी की विशेष प्रस्तुति के लिए, और आप एक बार फिर से 2 मिनट बाद तब तक उसको कनेक्ट करेंगे, हमारे श्रवण भाई उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।